अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रेहान नवाज़ और हम लोग माइक्रो 2 की लैब जो है वो साथ में किया करेंगे। माइक्रो कंट्रोलर्स 2, माइक्रो 1 आप लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा अभी आउटलाइन पे जाता हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज, पहली जो लैब है हम लोग इंट्रोडक्शन पे ही करेंगे। और वो इंट्रोडक्शन सी लैंग्वेज का नहीं, मतलब ऐसे एक ओवरऑल जो हमारा जो बेसिक चीज़ें हैं, कुछ एस एफ आर्स हैं, कुछ जो सॉफ्टवेयर का यूज़ है, उसकी लेआउट का अंडरस्टैंड करना, प्रोटियस में हम किस तरह से उसको फिर जो हेक्स फाइल आती है उसको लोड करते हैं, मतलब इस तरह की जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम सारी पहली लैब के अंदर करेंगे। जो आपके पास लैब मैनुअल है, अगर उसको सॉफ्ट फॉर्म में आप डाउनलोड कर लें, इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज है पहला। आपको इसको देखने की फ़िलहाल अभी ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी कमांड्स चाहिए होंगी, सी प्लस प्लस आप पढ़ चुके हैं तो ये भी सेम टू सेम उसी तरह से है। लेकिन जो सी प्लस प्लस थी आपके पास, वो कंसोल के ऊपर चलती थी, उसकी आउटपुट आती थी, सी आउट आप करवाते थे, सी इन करवाते थे। ये उस तरह से नहीं होती, इसमें सारी हार्डवेयर से लिंक्ड कमांड्स होती हैं। काफ़ी हद तक जो आपके पास चेक्स आते हैं, फेल्स आते हैं, वाइल लूप्स आती हैं, डू वाइल आते हैं, के स्टेटमेंट्स आती हैं, जहाँ यहाँ वैसे जो लॉजिक बनाना है वो सारी की सारी सी प्लस प्लस की तरह है। बस आउटपुट और इनपुट और इस तरह की चीज़ों में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, और थोड़ी सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताता रहूँगा, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आया जी इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। इसमें आप फ़िलहाल ना देखें, आपको जैसे जैसे किसी कमांड की ज़रूरत पड़ेगी आप वैसे वैसे इसको देखते रहिएगा। मतलब आपको किसी टेक्स्ट चाहिए, किसी कमांड का, या किसी भी तरह से हेल्प चाहिए जो कि प्योरली सी लैंग्वेज से है, तो मैंने सारी की सारी कमांड्स इसके अंदर डाली हुई हैं सी लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज के अंदर। इंट्रोडक्शन टू पिक 18F452, इसके अंदर आप की पिन कॉन्फ़िगरेशन सारी की सारी आ जाती है। पिन, एक एक पिन के लिए डिस्क्रिप्शन गिवन है, उसकी डिटेल गिवन है, ये पिन किस लिए थी, इसका क्या पर्पस है, इस तरह से। तो आपको अभी देखने की फ़िलहाल इसे ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप पिन्स को यूज़ करते जाएंगे आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। ऐसे मतलब कोई याद रखने वाली ये चीज़ें नहीं है ना, आपने रखनी है। सबसे पहले आ गया इंट्रोडक्शन टू माइक्रो सी प्रोफाइल पिक। ये आपने ये वाली आज की लैब हम करते हैं, लेकिन यहाँ तक जाते हुए मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता जाता हूँ कि ये किस तरह से आपके पास ये चल रही है। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन सी, ये जो मैंने आपको बता रहा था, ये जो हैं डेटा टाइप्स डिफरेंट, इनमें कितने बिट्स हैं, फिर ये इसकी रेंज क्या है, फिर साइंड है, अनसाइंड, मतलब ये सारी चीज़ें इस तरह से। ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स आपको आगे जाके यूज़ करना पड़ेंगे। रिलेशन ऑपरेटर्स हैं जो आप जब बूलियन आउटपुट लेते हैं, आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो ये उस तरह से आ जाते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन। लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, फिर बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं जो कि आपके पास और एंड उस तरह का जो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करना पड़ेंगी आज की लैब में नहीं, लेकिन पूरे कोर्स के अंदर। ये आप देख सकते हैं, ग्रेटर ग्रेटर, लेस लेस, ये आपके पास राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स हैं। ये इस तरह से बाइनरी एक्सऑर है, बाइनरी वंस, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है, नॉट गेट का, ये जो आपके पास ये साइन है ये वाला नॉट गेट का। तो इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर है, फिर ये सारे इस तरह से आप देखते जाएं। तो ये फ़िलहाल आप ना भी बेशक देखें, लेकिन आपको ये टाइम के साथ साथ इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ये फेल्स हैं, के स्टेटमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप इनको इस तरह से देख सकते हैं। हाँ, ये इनफाइनाइट लूप, ये एक काम की चीज़ है जो कि आपको आज भी चाहिए होगी, और पूरी लैब के अंदर आपको कोई भी कोड इनके बगैर नहीं होगा। क्योंकि मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से कि इस कोर्स की या ये माइक्रो कंट्रोलर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। आपके पास सबसे पहले थे, आपने डीएलडी पढ़ी, आपने कॉम्बिनेशनल सर्किट्स देखे। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के बाद आप गए कि आपके पास मतलब मोस्टली जो रियल टाइम ऑपरेशंस हैं वो सारे के सारे सीक्वेंशियल में आते हैं। कॉम्बिनेशनल में आप उसको एक दफ़ा कर लेते हैं, लेकिन आपको उसको बार बार उसको करना होता है, या कॉन्टीन्यूस टाइम वो चल रहा होता है एक ऑपरेशन।
उसकी वजह से आप गए जो आपके पास फ्लिप फ्लॉप से लैचेस थे उनको यूज़ करके आपने काउंटर्स वगैरह डिज़ाइन किए और उनको यूज़ करके आपने स्टेट मशीन्स और वो सारी जो के सारे सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं आपके पास। तो आप ये सारी चीज़ें करते रहे डीएलडी के अंदर। और आपने देखा होगा कि आपने अगर एक ट्रैफिक सिग्नल बनाना हो तो उसके लिए मतलब आपका वो सेमेस्टर प्रोजेक्ट होता है और उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें करना पड़ती हैं। आपको एक 555 से क्लॉक जनरेट करवानी है, उसके लिए आपको एक सर्किट पूरा उसका चाहिए होता है, उसके मॉड्यूल से मोड से सॉरी ए साइक्लिक बाई साइक्लिक, मतलब उस तरह से वो एक पूरी उसकी थ्योरी थी और वो आपने पूरा उसका सर्किट बनाया, रजिस्टर्स कैपेसिटर्स उसकी कैलकुलेशंस करके उसका एक सेपरेट सर्किट था। फिर आपने रीसेट एक पिन थी, मतलब इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रही थी। एक एक आपकी जो बिट थी उसको आप कनेक्ट कर रहे थे जिस तरह से आप उसको डिज़ाइन कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के काफ़ी एक लंबा चौड़ा आपके पास हार्डवेयर बन जाता है। तो ये जो कंट्रोलर्स हैं इनका मेन पर्पज़ ही यही था कि ये आपके पास जो हार्डवेयर ज़्यादा हो जाता है सीक्वेंशियल सर्किट्स के अंदर उसको रिड्यूस करने के लिए आप ये यूज़ करते हैं। और है एग्जैक्टली ये वही चीज़, जेनेरिक बोर्ड आप बनाते हैं सबसे पहले, जेनेरिक बोर्ड में वही चीज़ें आपके पास रीसेट सर्किट आ जाता है। और रीसेट सर्किट के साथ साथ आपको क्या चाहिए होता है फ्लिप फ्लॉप्स के लिए, आपको एक क्लॉक चाहिए होती है जो कि एज ट्रिगर्ड होती है। आपका जो डिवाइस है सॉरी वो एज ट्रिगर्ड होता है और आपको उसी हिसाब से एक क्लॉक डिज़ाइन करनी होती है, क्लॉक चाहिए होती है। तो आप वहाँ पे वो 555 टाइमर से करते थे, यहाँ आप ऑसिलेटर से करेंगे क्योंकि 555 टाइमर जो थी उसकी एक प्री डिफाइंड रेंज थी फ्रीक्वेंसी की और वो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी नहीं दे सकती थी एज़ कम्पेयर टू एस क्रिस्टल ऑसिलेटर्स जो कि आपको यहाँ पे यूज़ करेंगे। और उसके बाद एक चीज़ आती है कि आपके पास रीसेट सर्किट भी हो गया, ये भी हो गया, जो आपको इनपुट आउटपुट के अलावा चीज़ें चाहिए थी तो उनको मिला के आप एक जेनेरिक बोर्ड यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये पर्पस था जेनेरिक बोर्ड बनाने का भी और सेकंड चीज़ कंट्रोलर्स वगैरह यूज़ करने का भी कि आपके पास सर्किट काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। तो उसी जब भी आप कोई कोड करते हैं तो आपको पता है सीक्वेंशियल कोडिंग आप कर रहे हैं, C++ है, एक कमांड के बाद एक कमांड, नेक्स्ट कमांड उसके रन होगी, फिर उससे नेक्स्ट रन होगी, इस तरह से एंड होते होते आपका जो है वो कोड एंड कर जाएगा। तो उसको आपने एंड नहीं होने देना होता। मतलब आपको यहाँ पे जितने भी सर्किट्स आप यूज़ करेंगे या जितने भी कोड्स आप बनाएंगे उनके लिए आपको सीक्वेंशियल काम ये करना होगा, बार बार वो रिपीटेड काम हो। मतलब एलईडी ब्लिंकिंग है तो वो बार बार वो एलईडीज को ब्लिंक करे, या आपके पास है उसके अलावा एलईडी ब्लिंकिंग के अलावा आपके पास एक ऑप्शन आता है, मतलब कोई भी आप कोई भी लैब उठाएं, स्टेपर मोटर को रोटेट करवाना है तो आपने एक साइकिल रोटेट नहीं करवाना, उसको कॉन्टिन्यूस टाइम रोटेट करवाना है। एडीसी है आती है लैब, उसके अंदर आपने टेम्परेचर सेंसर अगर बना रहे हैं तो आपने उसको एक दफ़ा नहीं टेम्परेचर को सेंस करना, आप उसको बार बार कॉन्टिन्यूस टाइम आप उसको रन मैयर कर रहे हैं और आप उसको एलसीडी पे डिस्प्ले करवाते जा रहे हैं। उसके बाद सीसीपी के अंदर आपके पास फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट आती है या स्पीड मेजरमेंट आती है, तो वो भी आप बार बार करना चाह रहे हैं। आप एक दफ़ा मतलब नहीं आप ये कहते कि मैं स्पीड मेजर करूँ और बस एलसीडी पे डिस्प्ले करवा दूँ। तो आप ये जितने भी देखें, मतलब मेरे माइंड में जो भी अभी रैंडम एग्जांपल्स आ रही मैं वो डिस्कस करूँ जब हम लैब्स में करेंगे ये हमारी हैं इसमें टाइमलाइन के अंदर, तो मैं इसमें डिस्कस करूँ कि कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि बस एक दफ़ा करें और दैट्स इट। आपको ये सारे के सारे काम कॉन्टीन्यूस टाइम उसको रिपीटेडली करने हैं। तो इस वजह से रिपीटेडली करने के लिए आपको इनफाइनाइट लूप चाहिए होती है। उसके ये 3-4 मेथड्स मैंने दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर आप ये कंडीशंस आगे रखते थे, i=0, i<10, i<10, मतलब जो भी कम i++, मतलब इस तरह से करके आप कुछ ये रखते थे। यहाँ पे आपने अगर 2 सेमीकोलन्स डाल दिए तो इसका मतलब है कि आपके पास ये एक इनफाइनाइट जो है वो लूप के अंदर चला जाता है। और नेक्स्ट आ गई वाइल लूप, इसके अंदर आप देख सकते हैं वाइल आप 1 कर दें तो आपके पास ये कॉन्टीन्यूस टाइम, और सबसे ज़्यादा ये चीज़ यूज़ होती है और मैं भी मतलब थ्रू आउट द लैब यही यूज़ करूँगा। मैनुअल के अंदर भी आपको ज़्यादातर यही मिलेगी, किसी जगह पे आपको ये मिल जाएगी। ये भी इस तरह से है कि आप उसके अंदर माइक्रो 1 के अंदर पढ़ के आए तो इस तरह से
ये आपको कई जगहों पे मिल जाएगी, वरना आप मतलब ये मैं प्रेफर करूँगा आप ये चीज़ यूज़ करें हमेशा। बकाया आप पे आगे जी। ठीक है, अरे वगैरह डिक्लेयर करना, ये जो भी चीज़ें हैं आप देख लीजिएगा ये। इंट्रोडक्शन टू पिक 18F452। अब इसका इंट्रोडक्शन आता है जी, ये 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है तो इसका मतलब है कि आपके पास ये जो इसके अंदर रजिस्टर्स यूज़ होंगे, बेशक वो SFRs हों या GPRs हों। GPRs होते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स, और SFRs आपके पास आते हैं स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। जब आप उसके अंदर करते थे आपके पास माइक्रो वन के अंदर, तो आपके पास जनरल पर्पस रजिस्टर्स भी थे और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स भी थे। आपको अगर याद हो, आपके पास जो पोर्ट्स के रजिस्टर्स है या टाइमर के रजिस्टर्स है या इंटरप्ट्स के जो रजिस्टर्स है, ये सारे के सारे आपके पास स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स है जिनका कोई स्पेशल फंक्शन था। इसके अलावा जो R0, R1, R2, R3, R4, R5 ये रजिस्टर्स है, ये सारे के सारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स है। इवन A, B, C, D ये जो थे ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स है जिनके अंदर आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं और डाटा को जो भी आपने अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है या उस तरह से कुछ करना तो आप वो कर सकते हैं। उसके अंदर कोई स्पेशल फंक्शन नहीं था उनका। आगे आए 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर, तो इसके अंदर जितने भी होंगे SFRs ये सारे के सारे 8 बिट होंगे और इसके अंदर आपको GPRs नहीं मिलेंगे। जब आप C पे कोडिंग करते हैं तो आपको जनरल पर्पस रजिस्टर्स नहीं मिलते, क्योंकि आप वहाँ पे भी आपको अगर याद हो तो आप कोई डाटा सेगमेंट के अंदर कोई बाइट डिफाइन कर सकते थे, वर्ड डिफाइन कर सकते थे, कोई भी अपनी मर्जी का एक वेरिएबल डिफाइन कर सकते थे जिसकी डाटा टाइप आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके अंदर जो नंबर ऑफ बिट्स थी वो आप अपनी मर्जी की रख सकते थे। तो यहाँ पे आपके पास सी के अंदर आपके पास इस तरह की ये इशू नहीं आता। आप अपनी मर्जी का वेरिएबल डिफाइन करें, करेक्टर, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, जो भी आपका दिल करता है, लॉन्ग, जो भी आपका डबल, जो भी दिल करता है आप उसको डिफाइन करें और आप उसको यूज़ करें। प्रेफरेबल क्या है ये आपकी कोड पे डिपेंड करता है, और जैसे जैसे आएगा हम कोड्स करेंगे आपको ये चीज़ें वैसे ही आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। आपको ये पता चलता जाएगा कहाँ पे मैंने कौन सा डेटा टाइप इनिशलाइज करनी है और उसकी कितनी बिट्स रखनी है। ऑन चिप रोम है, डाटा EEP रोम है, डाटा रोम टाइमर्स हैं, ADCs हैं, IO पोर्ट्स हैं, USART है। USART सीरियल कम्युनिकेशन के लिए हम इसको थॉरली पढ़ेंगे। IO पोर्ट्स हैं आपके पास, जो आपके पास इसकी 5 पोर्ट्स थी। आगे जाता हूँ फिर मैं इन पर डिटेल में बात करता हूँ। IO पोर्ट्स हम कहते हैं जिन पे इनपुट आउटपुट हम अपनी ले सकते हैं, पिन जैसी। ADCs हमारे पास एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स हैं हमारे पास। इनको हम क्योंकि हमारे पास जितनी भी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन थी वो सारी की सारी एनालॉग थी, जितनी भी क्वांटिटीज़ थी वो एनालॉग थी। तो इस वजह से जब हम उन्हें मैयर करते हैं तो हमारे पास जो डिवाइसेस आती हैं वो सारी की सारी डिजिटल आती हैं। तो हम इस वजह से उसको पहले एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं और फिर LCD पे या जहाँ पे भी आपने उसकी उस वैल्यू को यूज़ करना हो आप उसको दोबारा से एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। प्योरली वो एनालॉग में नहीं जाती, लेकिन क्वांटाइजेशन करके आप उसको यूज़ करते हैं और आप उसको डिस्प्ले या जहाँ पे भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। डेटा रैम टाइमर से इसके अंदर और EEP रैम थी। इनकी जो एप्लीकेशंस हैं ये हम ख़ास तौर पे EEP रैम की, ये EEP रैम की जब लैब करेंगे हम तब उसको देखेंगे, वरना ये काफ़ी जो है ये लंबा हो जाएगा पहला लेक्चर। EEP रैम बस ये समझ लें आपके पास एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि रोम की टाइप है, लेकिन रोम के अंदर आपके पास जो डाटा है वो आप उसको मतलब रोम की भी टाइप्स थी आपके पास। पी रोम थी, पी रोम थी, EEP रोम थी। तो ये EEP रोम जो है ये एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू या विद द हेल्प ऑफ सम वोल्टेज आप उसको कोई डाटा राइट कर सकते हैं और उसको या इरेज कर सकते हैं। और डाटा राइट जब आप एक दफ़ा कर देते हैं तो वो जब तक आप इरेज नहीं करेंगे खुद से
किसी कोड के थ्रू वो डाटा इरेज नहीं होगा। आप बेशक उसको 10 दफ़ा कंट्रोलर को अपने बंद करें, नया कोड करें, कुछ भी करें, उसको ऑन ऑफ करके चलाएं, तो ये आपके पास जो वहाँ पे डाटा पड़ा होगा वो एज इट इज़ रहेगा EEPROM के अंदर। ये एक उसका फ़ायदा था। स्केलिंग ठीक है, बस इसको छोड़ें। ये हमारे पास आ गया जी PIC 18F452, जिसके ऊपर हम ये पूरी की पूरी लैब करेंगे। PIC 18F452, इसके अंदर आप VDD VSS 5V0 5V0 MCLR VPP, इस पिन को हम यूज़ करते हैं, इसके ऊपर 5V कनेक्ट करते हैं, क्योंकि VPP का मतलब है 5V, MCLR के ऊपर एक बार है। बार का मतलब है कि जब आप इसको, और ये रीसेट की पिन है, आप जब इसके ऊपर 0V कनेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि 0 ऊपर नॉट है, बार है, तो 0 ये बार के थ्रू नॉट होके 1 हो गया या 5V हो गया, तो मतलब कि ये रीसेट हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं करेगा आपका कंट्रोलर। इस वजह से आप इसको हमेशा 5V देते हैं। यहाँ पे VDD VSS कनेक्ट करते हैं 5V 0V। और ये आपके पास एनालॉग पिन्स थी, ये एनालॉग पिन्स भी थी, और मतलब ये जो एनालॉग हैं ये साथ डिजिटल भी हैं। आर का मतलब है कि वो एनालॉग, वो डिजिटल है। ए का मतलब है कि वो एनालॉग है। RA0 का मतलब है कि वो एनालॉग भी हो सकती है, डिजिटल बाय डिफ़ॉल्ट डिजिटल होगी, आप उसको एनालॉग भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी इसी तरह से एनालॉग डिजिटल, ये जो है ये भी सेम इसी तरह से एनालॉग डिजिटल, लेकिन ये इनके अंदर VREF माइनस VREF प्लस का एक एक्स्ट्रा फंक्शन आ गया, जो कि इन्हें बता रहे आप लोगों को कि ये रेफरेंसेस आप कनेक्ट कर सकते हैं। VREF माइनस कनेक्ट कर सकते हैं, VREF प्लस कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब जो एनालॉग को आप डिजिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसके जो रेफरेंसेस हैं वो आप यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, अगर आपने एक्सटर्नल रेफरेंसेस यूज़ करने हो। और T0CK1 थी, जब आप काउंटर बनाए टाइमर 0 का तो उसके लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह से मतलब ये सारी पिन्स हैं। अभी डिटेल में इनको डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है, ना आपको ये याद रहेंगी और ना ही आपको याद रखने की ज़रूरत है। एक ओवरव्यू से आप बस इनका देख लें कि ये आपके पास 5 पोर्ट्स हैं, ABCDE। ए के ऊपर 7 पिन्स हैं, बी के ऊपर 8 हैं, सी के ऊपर 8 हैं, डी के ऊपर 8 हैं और ई के ऊपर 3। तो ये आप मतलब माइंड से निकाल दें एक चीज़ के जी आपके पास ये जो है 8 पिन्स की एक पोर्ट होती है, ठीक है। आपके पास 7 पिन्स की भी है जो कि पोर्ट ही है, 8 पिन्स की भी हैं पोर्ट B C D, और ई जो है वो 3 बिट्स की फिर आ जाती है। तो इस तरह से आप इनको अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे हम फिर इसे पिन्स को यूज़ करते रहेंगे, हम इन्हें डिटेल में देखते रहेंगे और साथ में यूज़ करते रहेंगे। ये सारी की सारी इस तरह से पिन्स की ये डिस्क्रिप्शन की मैंने आपके पास, ये पिन क्या करती है, किस तरह से है, ये सारा कुछ। ये आपके पास जेनेरिक बोर्ड था, ये सब पहले आप यहाँ पे देख लें। पोर्ट A 7 पिन्स है, पिन 2 to 7 एंड पिन 14। उसके बाद आया 8 पिन्स हैं, पिन 33 से 40, 8 पिन्स हैं, पिन 15 से 18 एंड पिन 23 से 26, 8 पिन्स हैं, 3 पिन्स हैं। आगे आया हमारे पास ये जेनेरिक बोर्ड आ गया, इसके अंदर ये ऑसिलेटर आ गया, ऑसिलेटर का सर्किट आ गया, ये रीसेट का सर्किट आ गया, ये आपके पास 5V एंड ग्राउंड आ गया, और ये भी पिन नंबर 11 12 जो कि आपके पास VSS और VDD थे, ये आपने कनेक्ट कर दिया। अब सबसे पहले आते हैं हम लोग आज के टॉपिक के ऊपर, जो कि था हमारे पास इंट्रोडक्शन टू माइक्रो सी प्रो फॉर PIC। सबसे पहले आप इंटरनेट पे जाकर लिखें माइक्रो सी प्रो फॉर PIC, एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोगों ने इसको इस लैब के लिए यूज़ करेंगे, माइक्रो 2 कोर्स के लिए आप यूज़ करेंगे। आप गूगल पे जाकर लिखें माइक्रो सी प्रो फॉर PIC, तो आपके पास ये इसको इंस्टॉल करें। मेरे पास इंस्टॉल्ड है, मैं इसको ओपन करता हूँ और आपको ये दिखाता हूँ। स्टार्ट अब द माइक्रो प्रो फॉर PIC, ये मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ये था मेरे पास।
ये मेरे पास सॉफ्टवेयर हो गया ओपन। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा प्रोजेक्ट में, एंड अगर ये मेरे पास हाईलाइटेड है क्लोज प्रोजेक्ट ग्रुप तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, वरना मैं इस पर क्लिक करूँगा अगर ये हाईलाइटेड है क्लोज प्रोजेक्ट। अगर ये नहीं है हाईलाइटेड तो ये, अगर ये हाईलाइटेड है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। या और जब ये हाईलाइटेड दोनों नहीं हैं तब मैं क्या करूँगा, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ये इस तरह से एक पॉपअप विंडो आ गई, वेलकम टू द न्यू प्रोजेक्ट विद। नेक्स्ट कर दें इसको। इसको आप अपनी लोकेशन दें, मैं आज की लोकेशन देता हूँ जी lab1। यहाँ पे मैं इसको लोकेशन देता हूँ, मैंने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाया हुआ micro2 के नाम से। micro2 ये आ गया। यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ lab1 का, और मैं lab1 के अंदर इसको करूँगा, सेव करूँगा। डिवाइस नेम पे मैं आऊँगा और मैं P18F452 नीचे करता जाऊँगा करता जाऊँगा करता जाऊँगा। मेरी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। आपने यहाँ सॉफ्टवेयर करेंगे तो आपकी ऑलरेडी सिलेक्टेड नहीं होगी, तो आपने P18 F के अंदर आ गया, 4 के अंदर आ गया, 5 ऊपर होगा, 5 2 P18F452 ये सिलेक्ट कर देना, और यहाँ पे आपने 10 कर देना इसे। 10 मेगाहर्ट्ज का आपके पास डिवाइस क्लॉक है। नेक्स्ट किया इसको, फिर नेक्स्ट किया, इंक्लूड ऑल कर दिया। इंक्लूड ऑल का मतलब है इस चीज़ का लाइब्रेरी मैनेजर हेल्प, कि आपके पास लाइब्रेरी मैनेजर के लिए है कि इंक्लूड ऑल करना है या कोई सिलेक्टेड करनी है या नहीं करनी। ऑलरेडी इंक्लूड ऑल पे था तो इसको मैंने रख दिया। इस मैं बैक पे आया हूँ, ठीक है। आप ये इस विंडो पे सेटिंग करने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट, ये भी नेक्स्ट, ये भी फिनिश, ठीक है। बस ये आपने काम करना है, उसके अलावा आपने किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ना। ये जी मेरे पास नीचे एक विंडो थी, यहाँ पे मैसेजेस हैं, यहाँ पे क्विक कन्वर्टर है, मैं डेसिमल से हेक्सा में, बाइनरी में, करैक्टर में, जिसमें भी जाना चाहूँ मैं जा सकता हूँ। अपनी नंबर ऑफ बिट्स, डेटा टाइप, सारा कुछ ये इसको बताने के बाद, ठीक है। इसको मैं एक दफ़ा फिर भी देखना चाहूँ अगर प्रोजेक्ट सेटिंग्स को, तो मैं ये देख सकता हूँ। उसके अलावा मेरे पास, आपके पास हो सकता है एक दो विंडो और भी यहाँ पे आ रही हो, आप बेशक उसको बंद कर दें फ़िलहाल। ये आपके पास प्रोजेक्ट आ गया, और अगर आप ये क्लोज प्रोजेक्ट नहीं करते न्यू प्रोजेक्ट करने से पहले, तो आपके पास ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे। तो आप यहाँ पे अपने देख भी सकते हैं कि जो मेरे पास एक ही प्रोजेक्ट ओपन है जो कि मैंने अभी बनाया, वो ओपन होना चाहिए। बाकी अगर कोई ओपन है तो आप उसको यहाँ पे जाके क्लोज प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं, आप उसको क्लोज कर दीजिएगा, वरना अगर पहले क्लोज कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये लाइब्रेरीज़ हैं जो कि ऑलरेडी आपके पास इसके अंदर सेव है। ये सारी की सारी लाइब्रेरीज़ हैं आपके पास। लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं, आप फंक्शंस, मल्टीपल फंक्शंस बना के आप उनको स्टोर कर लेते हैं, और आप उनको अपनी मर्ज़ी से जिस जगह पे ज़रूरत हो आप कॉल कर लेते हैं। जैसे कि आप माइक्रो1 के अंदर आप डिले का एक फंक्शन बनाते थे, और आप उसको, मतलब आप वहाँ पे तो एक लेबल बनाते थे, और लेबल से आप गो टू या रिटर्न, और गो टू पे जाके जंप करवाते थे या JMP करवाते थे, अनकंडीशनल जंप करवाते थे, और नीचे रिटर्न की कमांड लगा देते थे। वो एक फ़ंक्शन की तरह आपके पास काम कर रहा होता था, तो आप उसको फिर जहाँ पे भी ज़रूरत होती थी कॉल कर लेते थे। यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन हैं। इसका सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, आपके पास ऑलरेडी इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शंस हैं। लाइब्रेरीज़ हैं, लाइब्रेरी के अंदर मल्टीपल फंक्शन हैं। ये देखें, एक लाइब्रेरी के अंदर ये फंक्शंस हैं। मैं डिले की लाइब्रेरी के अंदर आता हूँ, और उसमें आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे ढूंढने की बजाय मैं यहाँ पे आता हूँ हेल्प के अंदर, और मैं वहाँ से आपको ये बताता हूँ चीज़। ये आ गई हेल्प, सर्च में जाके मैं यहाँ पे डिले लिख देता हूँ। ये मेरे पास बिल्ट इन रूटीन्स आ गई, डिले अंडरस्कोर माइक्रो सेकेंड्स, डिले अंडरस्कोर US, डिले अंडरस्कोर MS, वी डिले, डिले अंडरस्कोर साइकिल क्लॉक, ये सारी कमांड्स हैं, लेकिन ये दो आपकी काम की हैं, डिले अंडरस्कोर MS, डिले अंडरस्कोर US।
इनका सिंटैक्स क्या है, ये आपने बस इनपुट आर्गुमेंट उसको एक देना है जितना डिले आपको चाहिए। अगर एमएस लगा रहे हैं तो मिली सेकेंड्स में, अगर यूएस लगा रहे हैं तो माइक्रो सेकेंड्स के अंदर। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और अभी मैं फिर जाता हूँ मैनुअल के ऊपर। एक बेसिक लेआउट आप देख सकते हैं, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। फाइल के अंदर आए, फाइल है, फाइल ये चीज़ है, ठीक है। ये न्यू फाइल बनानी है, कोई ओपन करनी है, कोई ऐड करनी है, कोई यहाँ से आके आप ऐड फाइल टू प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। एडिट है, आप जो भी करना चाहते हैं, कोई हास इसका तो कोई फाइंड करना चाहते हैं, अगर कोई आपका कोई लंबा कोड है उसके लिए तो आप उसको देख सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। किसी चीज़ को रिप्लेस करना चाहते हैं अगर, फाइंड इन फाइल्स, गो टू लाइन। फिर व्यू के अंदर ये जो आपके पास ये चीज़ें आ रही हैं, ये सारी व्यू में आती हैं। रूटीन लिस्ट है, लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें व्यू के अंदर आती हैं। क्लिक हुई है तो मतलब वो ऑलरेडी इसके अंदर शो हो रही है। मैसेजेस हैं, ये नीचे मैसेजेस शो हो रहे हैं आपके पास। रूटीन लिस्ट है, प्रोजेक्ट सेटिंग्स है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके पास ये यहाँ पे साइड्स पे शो हो रही हैं। अगर कोई नहीं शो हो रही तो आप उस पर क्लिक करके कर देंगे तो आपको वो शो होने लग जाएगी। मैसेजेस एंड क्विक कन्वर्टर जिन पे टिक है वो नीचे नज़र आ रही हैं, और वैसे ये जो अभी ओपन है तो वो आपको इस तरह से नज़र आ रही हैं। और अगर जिसको मैं ओपन करूँगा वो यहाँ पे टिक आ जाएगा। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो वो इसका यहाँ पे टिक आ जाएगा, कोड एक्सप्लोरर का। ठीक हो गया। इसके बाद प्रोजेक्ट है, ये आप मैं बता चुका हूँ आपके काम का। न्यू प्रोजेक्ट है, क्लोज प्रोजेक्ट है, ओपन प्रोजेक्ट है, क्लोज प्रोजेक्ट, ग्रुप है, ऐड फाइल टू प्रोजेक्ट है, रिमूव फाइल फ्रॉम प्रोजेक्ट है। ये सारी चीज़ें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसको कर चुके होंगे आपने फिर इस पर जाके बिल्ड करना है, और फिर आपने बिल्ड ऑल यहाँ बिल्ड ऑल सोर्सेज कर दें। बिल्ड ऑल सोर्सेज आप कर दें और बिल्ड प्लस प्रोग्राम अगर आप करते हैं तो आपको वो प्रोग्राम उसके अंदर आप उसको मतलब बर्न करने के लिए करते हैं, लेकिन आपने इसको नहीं यूज़ करना। बिल्ड कर सकते हैं या बिल्ड ऑल सोर्सेज कर सकते हैं। रन के अंदर आप अगर डिबगिंग करना चाहते हैं, स्टार डिबगर, आप ये डिबगिंग करना चाहते हैं। टॉगल ब्रेक पॉइंट, डिबगिंग करते हुए आप ब्रेक पॉइंट्स अगर डालना चाहते हैं वो यहाँ से आप डाल सकते हैं। टूल्स जो हैं इसके, टूल्स मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको छोटी सी। आज की चार्ट है, ये एक इसका एक टूल है कि आप अगर वो कर रहे हैं तो आप उसको देख सकते हैं कि कोड करते हुए। डबल ई पी राम एडिटर है तो ये आप इसको देख सकते हैं कि आपकी डबल ई पी राम मेमोरी आ गई, आप उसको देख सकते हैं। तो ये आपके पास एल सी डी, माइक्रो बूट लोडर, 7 सेगमेंट एडिटर, यूपीडी टर्मिनल, ये सारे के सारे आपके पास टूल्स हैं। जैसे जैसे हम यूज़ करते रहेंगे लैब को, हम कुछ को यूज़ करेंगे कुछ को नहीं यूज़ करेंगे, तो हम उस तरह से इन्हें देखते रहेंगे जब भी यूज़ करना होगा। अभी वापस मैनुअल पे आते हैं और देखते हैं कि आज की लैब के क्या टास्क थे। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट हो गया। मेक अ स्कीमेटिक ऑन प्रोटिस एंड बर्न योर हेक्स फाइल इन पिक 18F452। ठीक है जी, हम इसको ओपन कर लेते हैं फ़िलहाल प्रोटियस को। और ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि आप ये प्रोटियस के अंदर आके आप इस तरह से इसको हैंग हो गया, चलिए हो गया, अच्छा हो गया। इसके अंदर मैं आके यहाँ पे डिवाइसेस के अंदर आता हूँ, 18F452 लिखता हूँ तो ये मेरे पास पिक माइक्रो कंट्रोलर आ जाता है। यहाँ पे कोई भी सर्किट आपने बनाना है किसी भी तरह का, अभी मैं पहली बात कर रहा हूँ, किसी भी तरह का, मैं कोई टास्क पे जा ही नहीं रहा कि जी आपके आज के लैब का ये टास्क था या इस तरह से था। अभी मैं किसी टास्क पे नहीं जा रहा। आपने यहाँ पे इसको 5 वोल्ट दे लेने हैं, सबसे पहला काम आपका ये। और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और जो आपने माइक्रो सी के अंदर प्रोजेक्ट बनाते हुए करना है, ऑसिलेटर की वैल्यू रखनी है, वही यहाँ पे आपने सेम टू सेम रखनी है। और ये प्रोग्राम फाइल थी, इसको आपने जो हेक्स फाइल आपकी होगी वो आपने उसको यहाँ से ऐड कर देनी है। एक क्वेश्चन जो होगा ये आपसे, मैं अगर आपने ये लेक्चर सुना होगा तो फिर ही आप इसका आंसर कर सकेंगे। अगर मैं यहाँ पे 4 मेगाहर्ट्ज़ रहने दूँ और वहाँ पे मैं 10 मेगाहर्ट्ज़
करूं, यहाँ पे मैं 10 मेगाहर्ट्ज़ रखूं, अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करूं, एक्स फाइल बनाऊं, लेकिन यहाँ पे मैं 4 मेगाहर्ट्ज़ ही रहने देता, तो फिर होता क्या? ये जब मैं इंटरेक्टिव सेशन लूँगा आप लोगों से नेक्स्ट वीक में, तो मैं आप सब लोगों से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगा। इसका जवाब आप लोगों ने मुझे देना है। इससे क्या फ़र्क क्या पड़ेगा? चलेगा नहीं चलेगा? अगर चलेगा क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर नहीं चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा? ठीक है, ये इस तरह से आपने इसका मुझे आंसर करना है। इंट्रोडक्शन जी, इंस्टॉल द कंपाइलर, स्टार्ट अप द कंपाइलर। ठीक है जी, ये वही चीज़ें सारी की सारी, ये टूल बार है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये लाइब्रेरी एडिटर है, कोड एडिटर है, ये सारी की सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। नाम अगर किसी नहीं भी देखे थे तो यहाँ से आप देख लें। देन वही सारी बात, न्यू प्रोजेक्ट बनाएं। इसमें अज्यूम ये किया गया है कि आपके पास पहले से कोई प्रोजेक्ट ओपन नहीं होगा, लेकिन आपके पास मोस्टली पहले से कोई प्रोजेक्ट ओपन होता है, तो आप वो चीज़ देख लीजिएगा। नाम दिया इसे, 10 मेगाहर्ट्ज़ रखा, आगे चले गए जी, और ये हमारे पास ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पे हम लोगों ने ये एक दफ़ा वेरीफाई कर लिया, और यहाँ पे ये हमारे पास आ गई जहाँ पे हमने इसका कोड लिखना है। ये कोड था, और फिर इसके बाद इसको बिल्ड कर दिया। अब मैं थोड़ा सा यहाँ से स्विच करता हूँ, और एक अभी यहाँ पे आप इस चीज़ को स्टॉप करें। आपका ये जो है सॉफ्टवेयर को यूज़ करना, या ये जो टास्क वगैरह थे आज के, जो भी था, अब मैं स्विच कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर। जो आज की हमारी लैब थी वो थी इंट्रोडक्शन टू माइक्रो सी प्रो फॉर पिक। हमने वो करते हैं, अभी फ़िलहाल कर भी रहे हैं। लेकिन ये जो चीज़ थी ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी कि आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, अगर आपके कोई हैं, बल्कि आपके कोई होंगे नहीं, आप 7th में, कि जिनको समझ में आनी है उनको ये बात आज ही समझ में आ जानी है, और जिनको नहीं समझ में आनी, आप यकीन कर लें कि लास्ट लैब में भी मैं अगर उनसे जाके वाइवा, जो लास्ट बिल्कुल फाइनल वाइवा होगा, उसमें भी ये पूछूंगा कि इन तीनों के दरमियान या इन दोनों के दरमियान मुझे डिफरेंस बता दो, तो उनको वो नहीं पता होगा। वो मुझे जो आंसर करेंगे वो भी मैं आपको आज बता दूंगा। और इस वजह से आप इसको ज़रा थोड़ा सा केयरफुली, थोड़ा सा ज़रा ध्यान से सुनिएगा। थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है, मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी ट्रिकी है बस। आप उसको अगर थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो आपको कोई इस तरह का इशू नहीं आएगा। सबसे पहली बात तो ये कि ट्रिस एक्स की जगह पे मेरे पास जो पोर्ट्स के नेम है ABCDE, इनमें से कोई भी आ सकता है। तो ये मेरे पास आउटपुट या इनपुट बनाने के लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। जब आप माइक्रो 1 के अंदर कोई कोड करते थे, इसके अंदर हम मैं आपको बताता चलूँ कि हम लोग LED ब्लिंकिंग के कोड्स करेंगे। तो अब वहाँ पे जब LED ब्लिंकिंग के कोड्स करते थे, तो आपको एक चीज़ आपको देखना पड़ती थी कि किसी भी पोर्ट को इनपुट या आउटपुट बनाते हुए आप उसी रजिस्टर के ऊपर, जो उसी पोर्ट का होता था, पोर्ट 0, पोर्ट 1, जो भी था, P2 P3, आप उसी के ऊपर आप उसको आउटपुट भी बना रहे होते थे। 255 मूव करवाते थे, इनपुट बन जाता था, 0 मूव करवाते थे, आउटपुट बन जाता था, और उसी रजिस्टर के ऊपर डाटा भी मूव करवा रहे होते थे। तो एक ये कन्फ्यूजन थोड़ी सी आ जाती थी। कोड करते हुए नहीं आती थी, लेकिन डीबगिंग करते हुए आपको आती थी। अगर कोड के अंदर कोई इशू आ गया आपके पास, आप उसको डीबग कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा इशू क्रिएट करती थी, कन्फ्यूजन करती थी। तो यहाँ पे उन्होंने मतलब सबसे जो आसान बात है, या ये एक आसानी आपके लिए आई, वो ये है, ट्रिस एक्स एक नया एक SFR आ गया, जो कि आप अगर पोर्ट बी के ऊपर आप LED ब्लिंकिंग करवाना चाह रहे हैं, उसको पोर्ट आउटपुट बनाना चाह रहे हैं, तो आप उसको ट्रिस बी इक्वल टू 0 करेंगे तो वो आउटपुट बन जाएगी। ट्रिस बी इक्वल टू 255 करेंगे या FF करेंगे, हेक्साडेसिमल में FF, और इसका सिंटेक्स ये था 0xFF। तो आप अगर FF कर देते हैं या बाइनरी के अंदर 8 1s कर देते हैं, तो आपके पास वो पूरी की पूरी पोर्ट
इनपुट बन जाएगी, और अगर ज़ीरो कर दिया तो पोर्ट आउटपुट बन जाएगी। ये जो है ये थोड़ा सा अब आप गौर से सुने। ये मेरे पास दोनों यूज़ होते हैं, लेट एक्स पोर्ट एक्स, लेट बी ए सी डी, ठीक है, जो भी है लेट एक्स पोर्ट एक्स। ये मेरे पास आते हैं डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। आउटपुट भी मैं मतलब डाटा दे भी सकता हूँ, डाटा ले भी सकता हूँ। आउटपुट बनाया तो डाटा राइट कर रहा हूँ, इनपुट बनाया तो डाटा रीड कर रहा हूँ। इन दोनों को मैं यूज़ करके डाटा रीड या राइट करता हूँ। अगर तो मैं डाटा राइट कर रहा हूँ तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। डाटा राइट करने से मेरी क्या मुराद है कि जी मैं एलईडी ब्लिंकिंग का कोड कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले पूरी पोर्ट को एक पोर्ट बी के ऊपर लेट सपोज मैं करता हूँ, तो मैं उस पोर्ट को मैं आउटपुट बनाता हूँ, और देन मैं क्या करता हूँ उस पोर्ट के ऊपर 255 मूव करवाता हूँ सारी की सारी पोर्ट के ऊपर या लैट के ऊपर, जिस पे भी मैं करवाऊँ, मैं उस पूरी की पूरी सारी पिंस के ऊपर एलईडीज़ को ऑन करवाता हूँ, फिर डिले देता हूँ, फिर एलईडीज़ को ऑफ करवाता हूँ, फिर डिले देता हूँ, और उसको मैं एक इनफाइनाइट लूप के अंदर डाल देता हूँ, तो ये मेरे पास एलईडी ब्लिंकिंग करना शुरू हो जाता है। तो ये बिल्कुल ये राइट कर रहा हूँ मैं, कहीं पे भी मैं रीड नहीं कर रहा। तो ये मेरे पास बिल्कुल सेम टू सेम, लेट रखूँ या पोर्ट रखूँ, बिल्कुल सेम मैं करता हूँ। यहाँ पे मैं साथ साथ करता हूँ और मैं साथ साथ आपको बताता जाता हूँ। दिस बी इक्वल टू 0 वाइल ऑफ 1, आ गई मेरे पास ब्रैकेट्स। यहाँ पे मैं करता हूँ पोर्ट बी इक्वल टू 255, केस सेंसिटिव नहीं है, आपका जैसे दिल करे आप इसको करें, लेकिन केस सेंसिटिव ये जो चीज़ें हैं मेरे पास, अगर मैं ये करता हूँ तो ये मेरे पास एरर देगा, ठीक है। वैसे रेड लाइन का मतलब एरर नहीं है, लेकिन वो देखें जब मैं छोटा डब्ल्यू लिखता हूँ तो वो उसको बोल्ड कर देता है, मतलब उसको वो रिकग्नाइज कर रहे हैं। तो ये मैं इसको 500 करता हूँ, 500 ms, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको 0 कर देता हूँ, और ये मेरे पास आ जाता है बिल्ड ऑल सोर्सेज। आप इसको देख सकते हैं, ऑल फाइल्स प्री प्रोसेस्ड, ये सारा कुछ फिनिश सक्सेसफुली आ गया मेरे पास, मतलब कि मेरी हेक्स फाइल क्रिएट हो चुकी है और उसी जगह पे क्रिएट हो चुकी है। अब मैं आता हूँ इसके अंदर, मैं इसके अंदर वो हेक्स फाइल लोड करता हूँ। लैब 1 के अंदर मेरे पास ये आ गया, ये चीज़ हेक्स फाइल मैंने लोड कर दी। अभी मैंने कोई एलईडी बार ग्राफ अटैच नहीं किया, ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने प्ले किया है। ये रेड का मतलब है ऑन है, ब्लू का मतलब है ऑफ है। ये 5 वोल्ट के साथ था तो रेड का मतलब है ऑन है, ब्लू का मतलब है ऑफ है। तो ये ब्लिंकिंग कर रहा है मेरे पास। मैं क्या करता हूँ, अभी एक एलईडी बार ग्राफ अटैच कर देता हूँ। मैं इसका एक्स मिरर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो 1 था, 1 2 3 ये साइड एनोड्स की थी, और जो सेकंड साइड थी मेरे पास वो कैथोड्स की थी। आ गया यहाँ पे इस तरह से, कैथोड्स को मैं ग्राउंड करूँ, ये बल्कि ओपन था, इसको मैं ग्राउंड कनेक्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे इस तरह से, ये मेरे पास एलईडीज ब्लिंक कर रही हैं। ठीक हो गया। मैंने अभी पोर्ट के साथ किया, अभी मैं लैट के साथ करता हूँ। इसी को मैं करूँ लैट के साथ, इसी को मैं करूँ लैट के साथ, बल्कि रुके मैं एक और चीज़ करता हूँ। जब आप मैं हार्डवेयर के ऊपर ये करूँगा तो मुझे आसानी रहेगी। मैं बिल्ड प्लस प्रोग्राम करता हूँ,
और यहाँ पे मैं सेव करता हूँ एक्स फाइल ऑप्शन, और मैं इसका नाम रखता हूँ lab1_1। ठीक हो गया, जो कि सबसे पहला टास्क था मेरा। लेट आ गया, लेट आ गया जी। ये मेरे पास आ गया बिल्ड, दोबारा किया, दोबारा आप प्रोटियस में, या आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये। और ये एक बात याद रखिएगा, ये बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि एक दफ़ा अगर हेक्स फाइल अपडेट किया तो उसको दोबारा जाके जी हमें दोबारा देना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप स्टॉप करके जब उसको प्ले करते हैं तो हमेशा वो हेक्स फाइल जो है वो अपडेटेड ही उठाता है। ये बात मेरी याद रखिएगा, बार बार उसको वो करने ना बैठ जाइएगा आप अपडेट उसको खुद से। राइट करते हुए दोनों सेम, हम ये चीज़ प्रूव कर रहे थे। राइटिंग ऑन लाइट एब्सोल्युटली द सेम। ठीक हो गया। इस चीज़ को आपने बस पक्का पक्का दिमाग में बिठा लें कि राइट करते हुए दोनों सेम। जब रीड करने की बात आती है, रीड करने की जब बात आती है तब ये डिफरेंट है। और किस तरह से डिफरेंट है ये देखें। अगर मैं इसको ये चलाता हूँ कोड को, मैं ये इसको पॉज करता हूँ, यहाँ पे तो सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट था। चले मैं शुरू यहाँ से करता हूँ कि अगर ये मैं सारी की सारी पोर्ट को ग्राउंड कर दूँ, जी ये मैंने एक कोड लिखा, ये इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अब मैं कोड क्या लिख रहा हूँ कि कोड में लिखता हूँ ट्रिस बी इक्वल टू 0, इंट ए कामा बी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट बी इक्वल टू 255, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोर्ट बी इक्वल टू 255, और यहाँ पे मैं करता हूँ वाइल को छोड़ें। अभी मैं मतलब एक चीज़ सिर्फ मैं ड्राई रन करके आपको थोड़ी सी समझाने की कोशिश करूँगा। ए इक्वल टू लेट बी एंड बी इक्वल टू पोर्ट बी। ठीक हो गया। चले मैं इस कोड को वैलिड बनाता हूँ। मतलब जिसको हार्डवेयर पे भी आप देख सकते हैं, ड्राई रन किए बगैर भी आप इसको देख सकें। ट्रिस इक्वल टू 0, ट्रिस डी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू लेट बी, बी इक्वल टू पोर्ट बी, और पोर्ट सी। देखें मैं यहाँ पे मैं रीड कर रहा हूँ, ठीक है, पोर्ट बी से। मैं लेट से रीड कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ क्या डिफरेंस आता है। पोर्ट से रीड कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ क्या डिफरेंस आता है। यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ पोर्ट सी इक्वल टू ए, पोर्ट डी इक्वल टू 255, सॉरी बी। ये मेरे पास आ गया कोड। जी ये हमेशा बात याद रखिएगा, जो भी आप वेरिएबल्स डिफाइन करें ये एसएफआरस को यूज़ करने से पहले करते हैं। ये मेरे पास आ गया कोड इस तरह का। एक दफ़ा मैं फिर आपको बता देता हूँ। दो वेरिएबल्स मैंने डिफाइन किए ए बी।
ट्रिस बी इक्वल टू 0 कर दिया, ट्रिस सी इक्वल टू 0 कर दिया, ट्रिस डी इक्वल टू 0 कर दिया। यहाँ पे लैट भी इक्वल टू 255 कर दिया, पोर्ट भी, तीनों को मैंने आउटपुट पोर्ट बनाया। लैट भी इक्वल टू 255 कर दिया, पोर्ट भी इक्वल टू 255 कर दिया, दोनों पे मैंने 255 राइट कर दिया। ए से मैं जो पोर्ट सी पे मैं राइट कर रहा हूँ वो लैट बी से राइट कर रहा हूँ रीड करके, और इस पे मैं करूँ, मैं यहाँ डायरेक्ट कर देता हूँ, मैं ये क्यों करूँ, ठीक है। ये मैं इस तरह से इसको कर रहा हूँ। अब इसको थोड़ा सा हम पहले ड्राई रन करते हैं, फिर देखते हैं आउटपुट आनी क्या चाहिए हमारे पास, और वहाँ पे आ क्या रही है। मुझे भी नहीं पता, मैंने पहले ये किया नहीं हुआ, अभी बातों बातों में मेरे माइंड में आया कि इसको करके देख लेते हैं। दो वेरिएबल्स डिफाइन किए, ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तीनों को आउटपुट बनाया, लैट पे पोर्ट पे दोनों पे राइट किया, पोर्ट सी पे लैट से रीड करके उसको दे दिया, पोर्ट बी पे, पोर्ट डी पे, पोर्ट बी से दे दिया। ये दोनों को मैं रीड करने के लिए यूज़ करूँ, ठीक है। ये आप इन दोनों को इस वजह से मैं थोड़ा सा आगे ले गया। ये मैं रीड कर रहा हूँ लैट से, ये मैं रीड कर रहा हूँ पोर्ट से। तो पोर्ट सी के अंदर क्या पड़ा होना चाहिए, पोर्ट सी के अंदर क्या पड़ा होना चाहिए मेरे पास, एंड पोर्ट डी के अंदर क्या पड़ा होना चाहिए मेरे पास। ठीक है, ये इसको मैं कमेंट सेक्शन में इस वजह से ये लिख रहा हूँ। फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर जी ये क्या होना चाहिए मुझे, आप ये बताएं। बाकी आइट्रेशंस को छोड़ें, हम तो आइट्रेशंस कर ही नहीं रहे, आइट्रेशंस पे बाद में जाएंगे जब इसको सिक्वेंशली करेंगे। अभी फ़िलहाल सिर्फ आप मुझे इसका, आप थोड़ा सा पहले माइंड से सोचें। मैं तो ज़ाहिर है मतलब बताऊँ कि मेरे पास ऑप्शन तो नहीं है, क्लास में तो होता तो मैं आप सबसे पूछता और फिर मैं आपको बताता। सबसे पहले देख लेते हैं ये रीड करते कैसे हैं। जब आप पोर्ट से रीड करते हैं तो पोर्ट आपको रीड करके देता है एक्सटर्नल पिंस से, और जब आप लैट से रीड करते हैं तो लैट आपको रीड करके देता है कोड के अंदर जो आपने प्रीवियस कमांड्स के अंदर जो उसके ऊपर राइट किया था। लैट कभी भी आपको एक्सटर्नल पिन से कोई लिंक नहीं होता लैट का। जो पोर्ट है वो आपके पास एक्सटर्नल पिन से रीड करके देती है, और जो लैट है वो आपके पास जो प्रीवियस कमांड्स के अंदर आपने राइट किया था वो आपको रीड करके देगी। लैट बी इक्वल टू पोर्ट सी के अंदर फिर क्या पड़ा होना चाहिए, लैट कहाँ से रीड करता है, प्रीवियस कमांड से। प्रीवियस कमांड में आपने क्या राइट किया था, 255, 255 आ गया जी यहाँ पे। और पोर्ट डी जो है मेरे पास, पोर्ट जो है, पोर्ट कहाँ से रीड करता है, एक्सटर्नल पिन से। एक्सटर्नल पिंस अब किस चीज़ पे, जब एक्सटर्नल पिंस की बात आ जाती है फिर प्रोटीज इन्वॉल्व हो जाता है। यहाँ आपका एक्सटर्नल जो हार्डवेयर है आपका वो इन्वॉल्व हो जाता है। मैं इसको ओपन करता हूँ जी, मैंने एक्सटर्नल पिंस पे क्या लगाया हुआ है, पोर्ट बी के ऊपर 0। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए मेरे पास, 0। देखते हैं प्रोटियस इसी तरह से करता है या नहीं। क्यों जी, कर रहा है कि नहीं कर रहा, 0 255, 0 255, डी पे 0, सी पे 255। फिर मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ आपको, कम डी पे 0, सी पे 255। तो अभी आपको क्लियर हो जाना चाहिए, 100% क्लियर हो जाना चाहिए। और मैं आपको गारंटी से बता देता हूँ, जिसको आज नहीं समझ आएगी उसको पूरे सेमेस्टर में ये समझ नहीं आएगी। एक ही चीज़ रट्टी होती है जी, लैट राइट करने के, लैट जो है वो राइट करने के लिए यूज़ होता है, पोर्ट जो है वो रीड करने के लिए यूज़ होता है। मेरे भाई सिंपल सी बात है, एक वेरिएबल है। आप कैसे कह सकते हैं कि जी हाँ, एक 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 मैं कहता हूँ, मैंने एक जैसे आप कहते थे मैथ के अंदर
सपोज एक्स या कुछ भी कहते थे, एक्स आप एक लेते थे या कोई भी एक वेरिएबल आप लेते हैं कोडिंग के अंदर, आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं यार कि मैं उसको लेफ्ट साइड पे रखूंगा या राइट साइड पे रखूंगा? आप ये चीज़ नहीं डिफाइन कर सकते। तो आप हमेशा से ये बात माइंड में रखें, इस चीज़ को कभी भी कंफ्यूज ना करिएगा कि किसी भी कोई एक वेरिएबल आप उसको आप या ज़ीरो रख सकते हैं या वन रख सकते हैं। आप कभी भी उसको इस तरह से ना लीजिएगा। आप एक वेरिएबल है उसको लेफ़्ट साइड पे भी रख सकते हैं, उसको राइट साइड पे भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप ये कभी भी माइंड में ना रखिएगा कि ये कोई इस तरह से आ जाता है आपके पास, ये इशू करता है जी सिर्फ राइट कर सकते हैं या सिर्फ रीड कर सकते हैं। आप उसको लेफ़्ट साइड पे भी रख सकते हैं, राइट साइड पे भी रख सकते हैं। देख रहे हैं आप, जब मैंने उसके ऊपर राइट किया था और उसको मैंने उसको मैंने आउटपुट पोर्ट बनाया था और मैंने उसके ऊपर फिर मैं डाटा राइट कर रहा था, लेकिन मैं उससे फिर बाद में डाटा रीड कर रहा था। तो जब डाटा रीड करता था वो येलो दे देता था, यहाँ पे रीड वो कर रहा था लेकिन वो येलो दे रहा था। अभी मैं रीड कर रहा हूँ और जो मुझे करना चाहिए था 255 मुझे इसको रखना चाहिए था, पहले मैं जो कर रहा था लेकिन आपको अगर मैं बताऊं आप काम दोनों तरह से कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको इनपुट बना रहा हूँ और मैं वैल्यू इनिशलाइज करवा रहा हूँ तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। और अगर मैं इसको आउटपुट बना रहा हूँ लेकिन मैं उसकी पहले वैल्यू मैं लेना चाहता हूँ तो भी कोई हर्ज नहीं है। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं, मतलब वो भी गलत नहीं था। मैं आपको बता देता हूँ अभी ये क्यों ऐसे कर रहा था। अभी मैं इसको देखता हूँ, ये जो कर रहा था पता नहीं इसका क्या तरीका था, चलें बाद में देख लेंगे इसे। फ़िलहाल बस आप इसको इस तरह से कमेंट्स कर दें। ये चीज़ आपके पास, इस कोड को बार बार देखें और जहन में बिठा लें पक्की बात कि लैट जो है वो प्रीवियस कमांड से रीड करता है और पोर्ट जो है वो एक्सटर्नल पिन से रीड करता है। तो इस वजह से ये आपके पास इस तरह से ये इश्यूज आते हैं। एक्सटर्नल पिन से जब रीड करेगा तो फिर आपको हार्डवेयर में चेंजेस करना पड़ती है। और हार्डवेयर में चेंजेस आपके माइंड में भी ये भी आ सकता है जी मैं जब एक्सटर्नल पिन से रीड कर रहा हूँ तो मैं इसको ग्राउंड क्यों करूँगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप ये देखें, अगर मैं यहाँ पे एक एलईडी बार ग्राफ अटैच कर देता हूँ जैसे कि पहले मैंने किया था, तो आप देखिएगा कि क्या फ़र्क पड़ता है इस पर। ये चीज़ आ गई मेरे पास, ये देखें कोई फ़र्क पड़ा? कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा। क्यों नहीं फ़र्क पड़ा? क्योंकि मेरे पास जो एलईडीज़ थी या एलईडी बार ग्राफ था वो एक ऐसा लोड था जो कि मेरे पास आउटपुट को वो चेंज कर देता है। अभी ये देखें अभी क्या होता है। इस चीज़ को समझ लेना तो आज की लैब का पर्पस पूरा हो जाता है। एलईडीज़ बार ग्राफ या एलईडीज़ एक ऐसा लोड था जो कि लाइट इमिटिंग डायोड से, और ये क्या करते हैं एक ख़ास वोल्टेज के बाद जाके शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। अगर मैं आइडियली बात करूँ, प्रैक्टिकली बात करते हैं तो वोल्टेज जितना आता है 0.7 का या 0.8 का वो भी आपके पास लॉजिक ज़ीरो के अंदर ही आ रहा होता है, क्योंकि ये माइक्रो कंट्रोलर्स हैं
ये टीटीएल लॉजिक पे चलते हैं और ये जितने वोल्टेज के ऊपर उसको लेके ड्रॉप ले रहा होगा वो उतना वोल्टेज उसको वो लॉजिक ज़ीरो में ही कंसिडर कर रहा होता है। एग्जैक्ट 0 वोल्ट को तो ये सिर्फ ज़ीरो नहीं कहता, 0.5 को भी ये ज़ीरो ही कहेगा। टीटीएल की एक अपनी रेंज थी, सीमॉस की एक अपनी रेंज थी। तो ये इसी तरह से आपके पास करता ये है कि आप जब इस पे 5 वोल्ट देते हैं, 5 वोल्ट दिया, एलईडी ऑन हुई, एलईडी ऑन हुई, एलईडी ऑन होने का मतलब क्या है, डायोड कंडक्ट कर गया, कंडक्शन हुई, कंडक्शन होने का क्या मतलब था कि वो शॉर्ट हो गए। आइडियली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि आइडियली मैं बात आइडियली समझाने के लिए इस वजह से कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकली भी आप जब कर रहे हैं तो सेम टू सेम हो रहा है, क्योंकि वोल्टेज की जो रेंज बन रही है वो लॉजिक ज़ीरो के अंदर ही आ रही है। राइट में इस पर 5 वोल्ट कर रहा हूँ, एलईडीज ऑन है सारी की सारी, लेकिन एलईडीज कंडक्शन में है, तो जिसकी वजह से जब मैं रीड करता हूँ तो मुझे ज़ीरो रीड होता है। ये तो सेम इसी तरह से नहीं है जैसे मैं इसको डायरेक्ट ग्राउंड कर रहा हूँ तो भी मेरे पास सेम वैसे ही चल रहा है। कोई फ़र्क पड़ा? लास्ट पिन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, देख सकते हैं आप लोग। एलईडीज़ वो वाली ऑन है, ये वाली ग्राउंडेड है, बात खत्म हो गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसी तरह से आपके पास कुछ लोड्स ऐसे आते हैं जो कि आउटपुट को आपके पास चेंज कर देते हैं, आउटपुट की स्टेट को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके पास ये इश्यूज आते हैं कि आपने लैट को यूज़ करना है या पोर्ट को यूज़ करना है। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, इस इशू को मैं रिजॉल्व कैसे कर सकता हूँ। मेरे पास इशू क्या आ रहा था, डायोड कंडक्शन करता था, ये देखें डायोड कंडक्शन करता था, यहाँ से मैं 5 वोल्ट देता था, डायोड कंडक्शन करता था, जब मैं रीड करता था तो ये शॉर्ट होकर यहाँ से मुझे ज़ीरो रीड करता था। मैं अगर यहाँ पे एक रजिस्टर लगा लेता हूँ छोटी सी वैल्यू का 100 ओहम्स का, तो मेरे पास ये अब शॉर्ट एलईडी तो होगी, लेकिन मेरे पास ये देखें अभी ये इशू नहीं आ रहा। क्यों इशू नहीं आ रहा? क्योंकि जो ये रीड कर रहे हैं राइट भी वही कर रहे हैं, फिनोमिना वही रहा, फिनोमिना सेम टू सेम वही रहा कि लैट ने रीड किया प्रीवियस कमांड से, पोर्ट ने रीड किया एक्सटर्नल पिन से। लेकिन अभी हुआ क्या कि मैं इसको शॉर्ट नहीं होने दे रहा, दरम्यान में मैंने रजिस्टर लगा दिया, एक बैरियर लगा दिया, एक ब्रिज लगा दिया, जिससे हुआ क्या मेरे पास कि जब ये 5 वोल्ट आया, ये कुछ ड्रॉप हुआ आगे गया, तो ये यहाँ पे मेरे पास शॉर्ट करके एलईडी ऑन हुई, लेकिन यहाँ पे 5 वोल्ट का 5 वोल्ट ही रहा। तो जब मैंने इसको रीड किया तो मेरे पास 5 वोल्ट रीड हुआ, जो कि यहाँ पे मेरे पास ये शोर है। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ये इसका डिफरेंस क्लियर कट समझ आ गया होगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को ये टास्क के थ्रू समझा दिए। और मेरे माइंड में कोई ऐसे टास्क थे भी नहीं, बस ऐसे देखा तो मैंने ये करना शुरू कर दिए। अब मैं आपको ये चीज़ अगर बताऊं कि ये अगर आप लैब में होते तो ये चीज़ काफ़ी इजी होती, क्योंकि ये देखें अगर मैं ये काम करूं, मैं अब राइट भी कर रहा हूँ रीड भी कर रहा हूँ, इस कोड के अंदर देखें मैं राइट भी कर रहा हूँ रीड भी कर रहा हूँ, तो इससे होगा क्या मेरे पास के पूरे का पूरा कमेंट में नहीं चला जाता, कमेंट हो गया, ठीक है। ये स्टेरिंग ही उसने डाला है, पता नहीं मैं क्या गलती कर रहा था। ये मैं इसको करता हूँ कमेंट, यहाँ पे मैं करता हूँ प्रीवियस वाला पेस्ट, और मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम लैब में होते तो हम इस चीज़ को हार्डवेयर पे भी करते, सॉफ्टवेयर पे भी करते, आप लोग करते, आप लोगों को ये मज़ीद क्लियर होता। लेकिन इंशाल्लाह हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, बाकी आप लोगों पे आप इसको कितना सीरियसली लेके करते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वाईफाई में मैं आपने देखा भी होगा मैं छोटी छोटी चीज़ें पूछता हूँ, लेकिन इसी तरह की होती हैं कि वो आपको यहाँ आती है ये नहीं आती, दरमियान वाली कोई बात नहीं होती। तो अगर मुझे किसी ने ये कहा कि जी लैट
रीड करने के लिए लैड राइट करने के लिए होता है और पोर्ट रीड करने के लिए होता है, तो मैं उसको वैसे ही ज़ीरो दे दूँगा। कि ये कोई सेंस ही नहीं बनती। आप मतलब थोड़ा सा दिमाग से सोचें कि यार क्या वो अगर एक चीज़ पे मैं राइट कर सकता हूँ तो रीड करते हुए क्या वो मुझे मतलब क्या वो मुझे मारेगी, क्या करेगी? मतलब एक बात है ना सिंपल सी, रीड करेगी क्या, ये क्वेश्चन बनता है कि रीड करेगी। मैं उस पर राइट कर सकता हूँ, वो एक्सटर्नल पिंस पे जाके डाटा को राइट कर देता है, लेकिन रीड करूँगा तो वो कहाँ से रीड करेगा, क्या रीड करेगा? मतलब ये क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन नहीं आता कि जी मैं रीड कर ही नहीं सकता। मैं अब इस तरह से ब्लिंकिंग करवाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या रखता हूँ, लेट बी इक्वल टू 255। एक वैल्यू मैं इनिशलाइज करवा देता हूँ। अब आप देखेंगे जब मैं लेट के थ्रू राइट करता हूँ कोई इशू नहीं आता, जब मैं पोर्ट के थ्रू अभी राइट करूँगा इशू क्यों नहीं आया था? क्योंकि लेट ने कहाँ से ये जो यहाँ पे मैं रीड कर रहा था, यहाँ पे मैं राइट कर रहा था। यहाँ पे मैंने रीड किया, मैं इसको करता हूँ आइट्रेशन 1 के लिए। मैं आपको बताता हूँ पोर्ट इक्वल टू, कमेंट में करता हूँ इसे मैं, पोर्ट इक्वल टू ये देखें, बल्कि पहले लैट के लिए कर लेते हैं जैसे हम लोगों ने अभी किया। लैट के लिए लैट भी इक्वल टू, यहाँ पे भी लैट था और यहाँ पे भी लैट था। जी ये मैं कोड है मेरे पास, मैं इसको चलाता हूँ। अभी होगा क्या मेरे पास, जो हमने अभी किया उसको आप बेशक काट दें, वैल्यू इनिशलाइज जो करवा रहे हैं, ठीक है, ब्लिंकिंग कर रहा है सारा कुछ ठीक है। आइट्रेशन 1 के लिए जब मैं लेट बी को चलाता हूँ होगा क्या मेरे पास, लेट बी इक्वल टू नेग लेट बी। लेट बी की क्या वैल्यू थी, 255। रीड किया लेट बी से, उसको इन्वर्ट किया, तो क्या इसने किया, राइट क्या किया? मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये वैल्यू रीड क्या की और फिर राइट क्या करेगा। मैं इस तरह से बताता हूँ आपको। रीड की 255 क्योंकि लेट कहाँ से रीड करता है, प्रीवियस कमांड से, और राइट क्या की, इसका कॉम्प्लीमेंट, तो ये ज़ीरो ज़ीरो राइट कर दिया। सेकेंड आइट्रेशन के अंदर अब इस पे ज़ीरो राइट हुआ हुआ, कोड के अंदर ज़ीरो राइट हुआ हुआ, सेकेंड आइट्रेशन के अंदर ये क्या करेगा, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ और मैं इसी को आते जाता हूँ। आइट्रेशन 2 आई, अब इसने राइट क्या किया था प्रीवियस कमांड्स के अंदर, ज़ीरो। अब ये रीड क्या किया इसने, ज़ीरो, और अब ये राइट क्या करेगा, 255। इसी तरह से आइट्रेशन 3 आई, इसके अंदर क्या हो रहा है जी, प्रीवियस कमांड में राइट क्या किया था, 255। अब ये रीड क्या करेगा, 255, तो ये राइट क्या करेगा, ज़ीरो। ठीक हो गया? तो ये मेरे पास ये इस तरह से चल रहा था, मैं इसको इस तरह से नाम दे देता हूँ। ये मेरे पास एक ब्लॉक आ गया जो कि ये इस तरह से चल रहा है। अभी मैं चेंज करता हूँ इसको, पोर्ट बी इक्वल टू 255, पोर्ट बी इक्वल टू पोर्ट बी, नेक्स्ट पोर्ट बी, ठीक है। ये मेरे पास एक नया कोड अभी अगर लैब मैनुअल पे आप जाएं उसके अकॉर्डिंग चले तो ये टास्क 4th या 5th बनता है, जो कि आप सॉफ्टवेयर पे भी करते हैं, हार्डवेयर पे भी करते हैं अगर आप लैब में मौजूद होते। ये मैं करता हूँ, अभी आपके पास आया जी, मैं इस ब्लॉक को कॉपी करता हूँ। अभी आप
मुझे बताएं फॉर पोर्ट। पोर्ट जो है जी, एलईडी ब्लिंकिंग, मैंने एलईडी बार ग्राफ पोर्ट बी के ऊपर मैंने लगाया हुआ है। अब ये पोर्ट बी यहाँ पे मेरे पास पोर्ट बी, पोर्ट बी, पोर्ट बी, ठीक है। आउटपुट ये चेंज होगी। अभी हम इसको करते हैं। ये राइट क्या करेगा और रीड क्या करेगा, ये आप थोड़ा सा अगर आप प्रीवियस वाली को माइंड में रखें तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। पोर्ट बी, पोर्ट बी, पोर्ट बी, सॉरी ये मैंने बी नहीं हटाया था। अब आप ये बताएं पोर्ट के ऊपर राइट क्या किया 255, यहाँ पे आके एक्सटर्नल पिंस पे राइट हो गया 255। अब यहाँ पे रीड किया, पोर्ट बी से रीड किया, पोर्ट बी से रीड किया, तो क्या कोई मायने रखता है कि पहले क्या राइट किया था? नहीं रखता। क्यों? क्योंकि पोर्ट जो है मेरे पास ये रीड करता है एक्सटर्नल पिन से। मैं ये रजिस्टर फिलहाल हटाता हूँ एक्सटर्नल पिन से, ठीक है। ये देखें सारी की सारी एलईडी ऑन है। क्यों ऑन है? क्योंकि जी जब ये एक्सटर्नल पिन से रीड करता है तो ये 5 वोल्ट राइट करता है एलईडीज़ के ऊपर। यहाँ पे इसने राइट किया था, उससे हुआ क्या था, एलईडी सारी की सारी ऑन हुई थी। या ऑन हुई तो कंडक्शन होकर डायोड्स कंडक्ट कर गई, एलईडीज़ कंडक्ट कर गई, शॉर्ट हो गई। तो इसने जब रीड किया तो इसने 0 रीड किया, और जब राइट किया तो इसने 255 राइट किया। यहाँ पे फिर इसने, इसको नहीं पता पहले मैंने क्या किया था, इसने फिर वही देखा जी, अच्छा एलईडीज़ तो मतलब वो कंडक्टेड हैं, शॉर्ट हैं, सारा कुछ है। एक्सटर्नल पिन से क्या रीड हुआ? 0। फिर इसने क्या राइट कर दिया जी? 255। फिर इसने क्या किया? फिर रीड किया 0। आप इसको बेशक 10 दफ़ा जितनी दफ़ा मर्ज़ी चलाएंगे, आपके पास एलईडीज़ जो है वो हमेशा ऑन रहेंगी और ये इसी तरह से चलता रहेगा। इस इशू को रिज़ॉल्व किस तरह किया जाता है? अगेन उसी तरह से कि आप एक्सटर्नल पिंस को शॉर्ट ना होने दें। मैं जिस पे एक पे लगा के आपको बता देता हूँ, ये इस तरह से। तो वो आप देख रहे हैं ये ब्लिंक कर रही है अभी, क्योंकि ये जब रीड करती है इसको मतलब जो इसने राइट किया होता है वही रीड होता है, एक्सटर्नल पिंस पे वही पड़ा होता है। एलईडीज़ के दरमियान में ये रजिस्टर लगा दिया तो ये अभी शॉर्ट नहीं होने दे रहा उसे, तो इस वजह से ब्लिंकिंग। इसी तरह से मैं बाकी पे भी लगा लूँगा तो ब्लिंकिंग करने लग जाएगी। लेकिन उम्मीद है मैं इस वजह से ये करूँगा नहीं, आप करके देखिएगा। इस वजह से मुझे उम्मीद है कि आपको ये चारों टास्क समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे छोड़ें आप, वैसे अगर मैं लैब में आप ये करते तो आप ये 4 टास्क इस तरह से पहले बना के आप उन्हें करते। इसको छोड़ें फ़िलहाल, आप इस पे आ जाएं। ये आपने एक कभी करना होगा, ये आपका टास्क है लैब टास्क 2 जो है। आपने ये करके इसके ऊपर मैं आपकी असेसमेंट करूँगा, आपको ये मार्क्स लगाऊँगा। और आपने ये करना किस तरह से है, यूज़ शिफ्ट ऑपरेटर्स। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा, उसके बाद करना आपने खुद होगा। और ये जो करके सबमिट करेगा उसके मार्क्स लग जाएंगे, जो नहीं करेगा उसके नहीं लगेंगे पहली लैब के। और 1 वीक का टाइम होगा नेक्स्ट लैब तक। यूज़ शिफ्ट ऑपरेटर्स, आपने मतलब डायरेक्ट एड्रेसिंग नहीं करनी है उसके ऊपर के जी 100001 कर दें फिर 010, इस तरह से नहीं करनी। डायरेक्ट एड्रेसिंग नहीं करनी आपने। जो है शिफ्ट ऑपरेटर्स यूज़ करने हैं। मैं यहाँ पे 1 करता हूँ, 10000। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी बता देता हूँ। इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं कमेंट में कर देता हूँ। मैं करता हूँ यहाँ पे ट्रिस्ट इक्वल टू 0 आउटपुट ही बनाता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ इसको 1, ठीक है। डेसिमल का मैं 1 करूँ। और मैं अब इसको करता हूँ पोर्ट बी इक्वल टू पोर्ट बी लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 बिट।
है पोर्ट बी इक्वल टू 1, पोर्ट बी इक्वल टू पोर्ट बी लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 बिट। ठीक हो गया। गलती मैंने ये किया है कि यहाँ पे सबके ऊपर रजिस्टर्स नहीं लगे हुए, इस वजह से जब मैं रीड करता हूँ तो मुझे ज़ीरो रीड होता है। लैट बी इक्वल टू 1, अगर मैं लैट के साथ करूँगा तो ये हो जाएगा। यहाँ मैं वहाँ पे सबके ऊपर रजिस्टर्स लगा रहा हूँ। लैट बी लैट बी लैट बी लैट बी कर दिया, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। ठीक हो गया। ये जो इशू कर रहा है ये इस वजह से कर रहा है कि यहाँ पे डिले नहीं है, लेकिन वो फिर डबलिंग हो जाएगी। मैं ये बाद में लगाऊंगा तो ये ठीक हो गया। समझ में आया? शिफ्ट कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा। ठीक है, तो अगर मैंने इस चीज़ को करना हो कि जी मैं इसको रोटेट करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वाइल लूप यहाँ पे लगाता हूँ, WHILE ऑफ 1, यहाँ पे मैं करता हूँ फॉर I इक्वल टू 0, I लेस देन और इक्वल टू 8, I प्लस प्लस, ये एक ब्रैकेट इसकी आ गई और एक ब्रैकेट इसकी आ गई, ये आ गया मेरे पास। और यहाँ पे मैं इंट आई करूँगा। आई मैं इसके अंदर इंट आई नहीं कर सकता था, वो मुझे एरर देता। एक का डिले आ रहा है, 7 कर दें इसे, क्योंकि ज़ीरो से आप इनिशलाइज करवा रहे हैं तो वो 0 से 7 8 बन जाते हैं। ठीक हो गया। ये आपके पास आ गया जी, ये हाफ जो मैनुअल में था, ये वाली हाफ आ गया। बल्कि आपने हाफ पे नहीं जाना था, आपने 4 पे जाना था। आई लेस देन और इक्वल टू 3। ठीक हो गया। अब मैं सेकंड काम करता हूँ, इस सी इक्वल टू 0, लेट सी इक्वल टू जो मेरा लास्ट पे बनता है 128, एंड लेट सी इक्वल टू लेट सी राइट शिफ्ट बाय 1 बिट। इन चारों को भी देखें। ठीक हो गया। ये क्या मैंने किया, एक को शायद दरमियान में मैंने छोड़ दिया, कुछ इस तरह का किया। 2 तो 4 इसकी, और एक को मैंने, हाँ जी ये छोड़ दिया मैंने।
लेकिन ये कोई सही बात तो नहीं है ना, मैं 2 पोर्ट्स को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को एक आइडिया मैं दे रहा हूँ कि ये होगा किस तरह से। आप लोगों ने एक पोर्ट को यूज़ करना है, ये भी काम पोर्ट बी पे करवाना है। आप ये डिफरेंट वेरिएबल्स ले सकते हैं, डायरेक्ट इसके अंदर ना करें। ये मूवमेंट तो ठीक है आप डायरेक्ट कर दें, बल्कि नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पे भी नहीं कर सकेंगे, आपको इन दोनों को और करना पड़ेगा, बिट वाइज जो और होता है। और फिर आपका ये काम चलेगा। आपने ये करके इसको सबमिट करना है, 1 वीक का टाइम होगा, और फिर आपकी मैं ये परफॉर्मेंस लगाऊंगा। सॉफ्टवेयर के अंदर कोई इशू आता है, किसी तरह का कोई इशू आता है आपको, कोडिंग के लिए कंट्रोलर का कोई भी किसी तरह का भी आपको इशू आता है, तो इंशाल्लाह मैं इंटरेक्टिव सेशन में हम उसको क्लियर कर लेंगे। जहाँ तक बात है इस कोर्स की, मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि मैंने मैनुअल भी मैंने खुद ही इसका डिज़ाइन किया हुआ, तो बस ये समझ लें कि मुझे हिफज हो गया हुआ, मतलब कि इस तरह से है कि मैं जो भी करूँ मुझे सोचना नहीं पड़ता इस कोर्स को लेके। तो वो आप उस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए हर चीज़ हम करेंगे, हर चीज़ देखेंगे, लेकिन इतनी आसानी से कर लेंगे। अगर आप जैसे आज की लैब को आप माइंड में रखें, तो लैट्री स्पोर्ट इसके अंदर आपको अगर डिफरेंस समझ आ जाती है, ये जितने भी टास्क हम लोगों ने किए हैं, इसी तरह से अगर हर चीज़ को हम सॉफ्टवेयर को भी देखें, हार्डवेयर को भी देखें, तो आपको कोई भी चीज़ याद नहीं रखनी पड़ती। और इस कोर्स का आपने मतलब ये इस तरह के जितने भी कोर्स हैं इनका असूल ही यही होता है, आपने याद कुछ भी नहीं रखना। लॉजिक्स हैं या आपके पास जो कोडिंग है वो आपने उस तरह से उसको करना है। नॉट रजिस्टर्ड है मेरे वाला भी सॉफ्टवेयर, आप देख सकते हैं। तो इस वजह से इसमें भी आपने परेशानी नहीं लेनी कि जी हमारा जो इंटरनेट से मिलेगा वो नॉट रजिस्टर्ड होगा। जहाँ पे इसकी लिमिटेशन आ जाएगी इसको रजिस्टर करना, मैं भी यहाँ पे रजिस्टर कर लूँगा, और मैं भी आपको भी मैं बता दूँगा कि इसको रजिस्टर किस तरह से करना है। जो भी उसके लिए ज़रूरी चीज़ें होंगी मैं वो भी अपलोड कर दूँगा, लेकिन अभी उसकी कोई हमें ज़रूरत नहीं है। आप ये सारी चीज़ें देखें, समझें, कोई इशू आता है आप ज़रूर बताएं, और फिर इंशाल्लाह हम इंटरेक्टिव सेशन के अंदर मिलेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।